हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर अपना एडिटोरियल एक्सेस करते हैं। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से देखे कुछ आर्टिकल्स, बिकॉज यू नो दोज एआई समिट्स आर गोइंग ऑन एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स रिलेटेड टू योर दिस थिंग्स। ओके, एंड अगेन ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसके ऊपर भी कुछ आर्टिकल्स थे। तो वो सारे आर्टिकल्स आप एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेना, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया है। हम कोशिश करेंगे हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़े जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल के साथ में। तो आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो ऑफ कोर्स किसके बारे में है, ये बात करते हैं हमारे अटेंशन इकोनॉमी के ऊपर। सो यूथ, सोशल मीडिया रेगुलेशन एंड ग्लोबल पॉलिसी ट्रेंड्स, इनको हम आज कवर करने वाले हैं। सो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये आर्ग्यू करता है कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट्स हैं वो अब यहाँ पर रेगुलेट नहीं कर रही कंटेंट को, रेदर वो रेगुलेट कर रही हैं अटेंशन को। सो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कॉम्पीट करते हैं टाइम, एंगेजमेंट, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस के बारे में, स्पेशली जो हमारे यूजर्स हैं। तो पॉलिसी जो डिबेट है वो यहाँ पर आपकी शिफ्ट कर रही है कि इज सोशल मीडिया यूजफुल टू हाउ डू वी गवर्न प्लेटफॉर्म्स डिजाइन टू कैप्चर ह्यूमन अटेंशन। मीनिंग कि हम यहाँ पर पहले क्या बात करते थे कि क्या सोशल मीडिया का कोई फायदा है, नहीं है, क्यों देखना है, नहीं देखना। अब हम ये कहते हैं कि भाई देखो, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको आप कैसे गवर्न करोगे ताकि जो ह्यूमन अटेंशन है वो आप कैप्चर कर सकते हो। सो यहाँ पर एक एमर्जिंग ईएसआई थीम आपकी आ रही है, डिजिटल कैपिटलिज्म और बिहेवियरल गवर्नेंस की, राइट। तो उन्हीं को कवर किया जा रहा है इन एडिटोरियल्स में। सो पहले हम बात करेंगे कि भाई क्यों ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी यूथ रिस्ट्रिक्शन की तरफ जा रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, इमानुएल मैक्रोन ने बोला था इंडिया से भी कि आप भी यहाँ पर जो 15 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं, इस उम्र के बच्चों को मना करो कि सोशल मीडिया यूज ना करे, बैन लगाओ। फिर हमने देखा कि भाई पूरा बैन लगाना इंडिया में इतना सही नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो कि हमने उस पूरे आर्टिकल में पढ़े थे। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है कि ये सारी कंट्रीज ये वाली बातें बोल रही हैं। तो यहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स है, सबसे पहले बताऊं कहाँ कहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है। तो देखो, चाइना में ना गेमिंग के ऊपर लिमिट लगाई गई है और रियल नेम वेरिफिकेशन। यूरोपियन यूनियन में डिजिटल सर्विस एक्ट के ऊपर, फ्रांस में पेरेंटल कंसेंट लॉज आई हैं, फ्रांस के बाद में यूके में स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन सेफ्टी रेगुलेशन उठाकर लाए हैं, और ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में एज अश्योरेंस डिस्कशन, इंडिया में एज वेरिफिकेशन प्रपोजल्स की बात हो रही है। सो आप देखेंगे कि कुछ रेगुलेटरी कन्वर्जेंस की बात होती है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सेम कंसर्न को रिस्पॉन्ड करते हैं, और यूथ मेंटल हेल्थ जो है वो डिजिटल एनवायरमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अब आप यहाँ पर देखो एक बारी, ये बोलते हैं कि भाई देखो, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं चिल्ड्रन की किस तरीके से एक्सेस होगी सोशल मीडिया के ऊपर। और जो एक पेरेंटल कंसर्न बनाता है स्क्रीन एडिक्शन को लेकर और मेंटल हेल्थ को लेकर, अब वो एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी डिबेट बन गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नाउ लेजिस्लेटर्स ग्रैपल कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए जाएंगे ताकि मैक्सिमाइज की जाए एंगेजमेंट को, इन्फ्लुएंस करेंगे अडोलसेंट बिहेवियर पैटर्न्स। यहाँ पर देखेंगे आप अटेंशन स्पैन्स क्या है, इमोशनल वेलबींग कैसी है, और यूथ फोकस रेगुलेशंस का राइज हो रहा है। एक ब्रॉडर अटेम्प्ट लिया जा रहा है कि कैसे हम गवर्न करें जिसको अब हम अटेंशन इकोनॉमी बोलते हैं। सो क्या यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कॉम्पीट कर रहे हैं टू कैप्चर एंड मोनेटाइज यूजर्स टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ये भी डाउट आ रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसा तो नहीं है ये कॉम्पीट करें कि यूजर्स का कितना टाइम कौन लेकर जाएगा। जैसे इंस्टा है, अगर मैंने एक रील इंस्टा पर देखी, इनकी एल्गोस कुछ इस तरह काम करती हैं, आई फाइंड द सेम काइंड ऑफ अ रील ऑन यूट्यूब एज वेल, एंड देन ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर दैट उस चैनल से रिलेटेड दो तीन आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारी जो अटेंशन है वो बेची जा रही है। सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट्स तो बेच नहीं रही है डायरेक्टली, वेदर अटेंशन सेल कर रही है। तो कैसे ये मॉडल काम करते हैं, एल्गोरिथम्स जो है वो एंगेजमेंट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है। आज आपने एक मूवी देखी, ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एवरीडे कोई ना कोई मूवी आ जाएगी सोशल मीडिया पर, आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, है ना। अगर आप बड़े वीडियोस देखते हो, अगर आपको पसंद है, तो आप कभी ना एक, जैसे मान लो आपने एक नॉवेल देखी,
अब आप वो नॉवेल को यहाँ पर ऑडियो बुक में सुनने गए हो या व्हाटएवर, तो आपके सामने फिर वैसी ही चीजें आती रहेंगी, एल्गो वैसी रहती है ना। तो यहाँ पर इमोशनल स्टिमुलेशन जो है वो भी हमारे स्क्रीन टाइम को बढ़ा देती है। और लॉन्गर एंगेजमेंट से क्या होता है, इनको एडवर्टीजमेंट से रिवेन्यूज मिलते हैं। एडवर्टीजमेंट से रिवेन्यू से मुझे कुछ याद आया, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वीडियोस में बहुत सारे एड्स आते हैं। तो इनिशियली ना आई डिड नॉट नो अबाउट द मिड रोल काइंड ऑफ एड की वो क्या होते हैं, बट चैनल यहाँ पर आपका एडवर्टाइज हो गया और अगर एड्स कंटिन्यू रहते हैं जितना भी आप स्पेन के लिए देखते हो, थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल जाता है। टिल नाउ अगर मैं बात करूँ, चैनल जब से मोनेटाइज हुआ है टिल 24th ऑफ February, टोटल चैनल से जो इनकम हुई है वो 15,000 रुपीज हुई है, 15 ओके 50। तो यहाँ पर 15,000 की इनकम हुई है। तो थोड़ा बहुत ना ये चैनल में ऐड चलने दो, तो थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आ जाएगा। अगर मुझे लगेगा कि यार ये 10-15 हजार में चलता है, 3-4 महीने में अगर 10-15 हजार आप कमा रहे हो तो कोई खास तो इनकम है नहीं, ऑल्सो नो वेरी वेल, तो अपन बंद कर देंगे, ठीक है। बट अभी कोशिश करते हैं थोड़ा चैनल का रीच बढ़ जाए, बिकॉज चैनल में बिल्कुल रीच नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी रीच बढ़ जाए, और मेरे को ना वो जेनरिक वीडियोस वाला सीन में ज्यादा नहीं है कि ज्यादा मैं बहुत ज्यादा फालतू की वीडियोस दे रही हूँ करके। मुझे पता है मेरी एक ऑडियंस है, मैं उनको केटर करूंगी और मैं उनको कंटेंट के साथ केटर करूंगी। मैं ऐसा फालतू में आज नोटिफिकेशन आएगा क्या, फिर कल नोटिफिकेशन आएगा क्या, चलो 3 दिन और वेट करते हैं, ऐसा मैं वो वाली ना सनसनी खेल खुलाते वीडियो नहीं लेकर आऊंगी। तो वो देख लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे बता देना, मैं उन मिड रोल एड्स को वीडियो वाइज हटाती जाती हूँ जैसे जैसे आप लोग बोलते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ईएसआई कॉन्सेप्ट अटेंशन, देखो फालतू में मत बोलना है। एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि यहाँ पर ना एड्स आ रहे हैं तो आप हटा दो, मैंने हटा दिया। फिर एक ने उसके बाद में कमेंट करा कि अरे बड़े एड्स आ रहे हैं, बड़ा परेशान करे, भाई मैं हटा चुकी हूँ, अब कैसे आएंगे। तो वो मत करना, ठीक है। चलो, ईएसआई कॉन्सेप्ट, अटेंशन इकोनॉमी। ह्यूमन अटेंशन जो है वो यहाँ पर एक इकोनॉमिक रिसोर्स बन चुकी है, सिमिलर टू लेबर या कैपिटल। तो एग्जाम्पल, एल्गोरिथम्स जो है वो प्रायोरिटाइज करती हैं आउटरीच, एक्साइटमेंट, कंपैरिजन ड्रिवन कंटेंट। तो हमें यहाँ पर एक बिहेवियरल एडिक्शन रिस्क जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एल्गोस के ऊपर काम कर रही हैं, जो कि ऑप्टिमाइज करेंगे एंगेजमेंट, प्रेजेंट करेंगे इमोशनली स्टिमुलेटिंग कंटेंट, कॉन्टिन्यूस फीडबैक लूप जैसे कि लाइक, शेयर, नोटिफिकेशन। ये प्रोलॉन्ग यूसेज यहाँ पर एक हैबिचुअल बिहेवियर जो है उसको एनकरेज करते हैं। अडोलसेंट यहाँ पर जिनका कॉग्निटिव कंट्रोल सिस्टम स्टिल डेवलप हो रहा है, वो यहाँ पर ये जो इस तरह का डिजाइन है उनकी इम्पल्सिव एंगेजमेंट्स को इंटेंसिफाई करता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, दिस इज द रियल एग्जांपल फ्रॉम माय नेफ्यू। सो वो ना मेरे फादर के फोन में से सोशल मीडिया के जो ये आते हैं ना वाईटी शॉर्ट्स, इनको इस तरह से स्क्रॉल कर रहा था। और हम लोग ऑफ कोर्स ध्यान रखते हैं कि वो क्या देख रहा है, कितना टाइम के लिए देख रहा है एक्सेट्रा। तो वो स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें आया कि अगर आप इसको स्क्रॉल कर यहाँ पर लाइक करेंगे तो ऐसा होगा, पता नहीं कुछ तो वो फेक बता रहा था, बच्चों वाले वीडियोस थे वो। तो वो बच्चे इतना उसमें हो जाता है, उसने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो फटाफट लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। सो दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू विद हिम। तो मैंने ऑफ कोर्स, हम लोग ने उसका फोन काफी कंट्रोल कर लिया है ऑलरेडी। तो वो एक चीज है कि यहाँ पर ना एक इम्पल्सिव एंगेजमेंट जो है बच्चों की वो और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो अब गवर्नमेंट्स क्यों इंटरवीन कर रही है, गवर्नमेंट्स कहती है कि देखो पॉलिसी एक्शन जो है वो यहाँ पर कंसर्न से ड्राइव होता है। तो स्क्रीन एडिक्शन और एक्सेसिव डिजिटल एंगेजमेंट यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 10 मिनट आपने देख लिया या 5 मिनट देख लिया, इट्स नॉट अ लॉस थिंग, राइट। यहाँ पर अगर मान लो आपने कोई 5 मिनट के लिए चला भी लिया, 5 मिनट में आपने कुछ देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अब साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। एंजाइटी, स्लीप डिस्ट्रप्शन, सोशल कंपैरिजन प्रेशर्स, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। और एल्गोरिथमिक एम्पलीफिकेशन हार्मफुल कंटेंट का, तो यहाँ पर ऐसा ना हो कि जैसे मान लो कोई हार्मफुल कंटेंट किसी बच्चे ने देख लिया, तो फिर क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर उस तरह के ही कंटेंट उसके सामने आ रहा है। तो एडिटोरियल यहाँ पर आपको कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बताता है। ये कहता है कि देखो जो एडोलसेंट्स का इम्पल्स कंट्रोल है दैट इज स्टिल डेवलपिंग, और इंटरमिटेंट रिवॉर्ड्स जैसे कि लाइक्स या कमेंट्स हैबिट लूप्स में क्रिएट हो गए। और ये एक वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम है, जैसे कि कुछ गैम्बलिंग मैकेनिक्स है। तो पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर यूथ रिस्ट्रिक्शंस को एज लिमिट ऑन अल्कोहल या टबैको रेगुलेशन की तरह देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मेंटल हेल्थ पर भी बच्चों के बहुत इम्पैक्ट आता है। तो आप देखेंगे कि ऑल दो जो कॉजल लिंक्स है बिटवीन सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ वो डिबेटेड हैं,
एक्यूमुलेशन ऑफ रिसर्च ये दिखाता है कि प्रिकॉशनरी रेगुलेशन हमें करनी होगी। तो ग्लोबल पॉलिसी रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास में जो चाइना है, इन्होंने स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स लगा दी गेमिंग के ऊपर भी और रियल नेम वेरिफिकेशन माइनर्स के लिए। एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हमें बिहेवियरल रेगुलेशन में देखने के लिए मिली। डिजिटल सर्विस एक्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को बोलता है कि असेस करो और मिटिगेट करो सिस्टमिक रिस्क को। चिल्ड्रन के लिए एम्फसाइज करो प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी रेदर देन आउटराइट बैन्स। फ्रांस और यूके में बोला गया है कि भाई पॉलिसीज पेरेंटल कंसेंट मैकेनिज्म पर काम करेंगी, एज वेरिफिकेशन और स्ट्रॉन्गर ऑनलाइन सेफ्टी रेगुलेशन। यूएस में बोला गया है कि बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो प्रपोज करते हैं एज रिस्ट्रिक्शन और पेरेंटल अप्रूवल रूल्स, तो यहाँ पर फेडरल रेगुलेशन जो है वो फ्रेगमेंटेड रहता है। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यहाँ पर कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही हैं एज अश्योरेंस टेक्नोलॉजीज। और आप देखेंगे कि हमारे पास में यूथ प्रोटेक्शन को हमें एनहांस करना है। डिस्कशंस में आप देखेंगे स्ट्रॉन्गर एज वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं, सिग्नल कर रहे हैं ग्रोइंग रेगुलेटरी इंटरेस्ट बिना यहाँ पर ब्लैंकेट प्रोहिबिशंस को अडॉप्ट किए हुए। ज्यादातर जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो एज थ्रेशोल्ड्स और सेफ्टी मेजर्स की बात करती हैं, जिसमें टोटल बैन्स आते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैलेंसिंग प्रोटेक्शन विद डिजिटल इंक्लूजन देखने के लिए मिलता है। तो स्टडी शो करती है कि कैसे जो हैवी यूसेज है वो कोरिलेट कर रही है एंजाइटी, स्लीप डिस्ट्रप्शन, सोशल कंपैरिजन, प्रेशर से। फॉर एग्जांपल अगर इमेज हैवी प्लेटफॉर्म है तो वो सेल्फ स्टीम को अफेक्ट करेगा और ऑनलाइन कम्युनिटीज यहाँ पर एनकरेज करती हैं एग्रेशन को या कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारे पास में एडिटोरियल है ये कहता है कि भाई देखो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, दो यहाँ पर जो कॉजेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है यही तो पॉलिसी मेकिंग को डिफिकल्ट कर रही है। तो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर सपोर्ट करते हैं यूथ रिस्ट्रिक्शंस को। तो सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे कि कंपेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया लिमिट्स को एज रिस्ट्रिक्शन अल्कोहल या टबैको के ऊपर सजेस्ट करते हैं डिलेड एक्सपोजर यहाँ पर सपोर्ट करेगा इमोशनल डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, रिड्यूस करेंगे सोशल प्रेशर्स को। तो यूनिवर्सल रिस्ट्रिक्शन पेरेंटल चैलेंजेस को ईज कर रहे हैं। यहाँ पर शेयर्ड नॉर्म्स चिल्ड्रन को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फीलिंग एक्सक्लूडेड अगर पीयर्स यहाँ पर ऑफलाइन है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि प्रिकॉशनरी गवर्नेंस अर्ली इंटरवेंशन एक नेसेसरी चीज बन गई है कि आप एड्रेस करो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म सोसाइटल इम्पैक्ट्स इससे पहले कि हार्म जो है वो एंट्रेंच्ड हो जाए। अब आते हैं कंसर्न्स एंड क्रिटिक्स के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स थी जो कि इस पूरे के पूरे आपके रिस्ट्रिक्शंस को सपोर्ट कर रही है, जिसमें कि इन्होंने बोला कि भाई देखो इमोशनल मैच्योरिटी लेकर आओ बिफोर एक्सपोजर, रिड्यूस करो पीयर प्रेशर्स को तो एवरीवन एल्सेस ऑनलाइन प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे एज ग्रुप्स बढ़ते हैं ना ये उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सब बातें 5 साल के बच्चे के लिए हो रही हैं। फिर क्रिएट करो कलेक्टिव नॉर्म्स, इजियर होगा पेरेंट्स के लिए कि वो एनफोर्स कर सके रूल्स को। फिर यहाँ पर नज वर्सेस मैंडेट डिबेट की बात आती है। समटाइम्स जो कलेक्टिव रूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंसर्न्स और क्रिटिक्स की बात हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है सबसे पहले थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको, ये कुछ स्ट्रॉन्ग काउंटर पॉइंट्स की बात करता है, जैसे कि एनफोर्समेंट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई देखो एनफोर्समेंट जो हो रही है इसमें टीन बाईपास करते हैं एज गेट्स को, सिबलिंग्स के अकाउंट्स को यूज करते हैं, शिफ्ट करते हैं अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ, जिसकी वजह से रिस्क डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिस्क एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि सर्कमवेंशन हो रहा है रिस्क का, हमारे पास जो टीनेजर्स हैं वो बाईपास कर जाएंगे एज रिस्ट्रिक्शन फॉल्स इंफॉर्मेशन यूज कर या ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स यूज कर, जिसकी वजह से जो पॉलिसी इफेक्टिवनेस है वो तो रिड्यूस हो गई। प्रिवेसी चैलेंज में ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन की जरूरत है, जब बायोमेट्रिक स्कैन्स होते हैं, आईडी अपलोड होती हैं, तो इश्यूज यहाँ पर सर्वेलांस और डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं। सो डिजिटल रेगुलेशन क्या कर रही है, ये ट्रेड ऑफ दिखाती है बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी। तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज अगर यहाँ पर बढ़ रही है तो दूसरी या तो कम हो, या तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है।
सो स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन सिस्टम विल रिक्वायर बायोमेट्रिक डेटा या फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट सर्विलांस एंड डेटा सिक्योरिटी। देन यहाँ पर लॉस ऑफ पॉजिटिव डिजिटल बेनिफिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में कुछ डिजिटल बेनिफिट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई वो डिजिटल बेनिफिट्स का तो हाथ धोना पड़ेगा। हमने पहले भी पढ़ा था ना लास्ट आर्टिकल में कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं छोटे, वो अपनी फैमिलीज वेयर दे आर नॉट लिटरेट और दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट, उनको हेल्प करते हैं। सो सोशल मीडिया प्रोवाइड करता है एजुकेशनल कंटेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन और सपोर्ट करता है नेटवर्क्स को, पर्टिकुलरली अगर कोई मार्जिनलाइज्ड यूथ है, राइट, तो उनके लिए। फिर ये बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की, कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यंग यूजर्स को लेस रेगुलेटरी मैसेजिंग एप्स या फिर नीचे प्लेटफॉर्म्स की तरफ ले जाएंगे, रेदर देन ओवरऑल एक्सपोजर को रिड्यूस किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, वो गेमिंग की तरफ जाएंगे। मैंने गेमिंग पर बैन लगा दिया और मैंने इधर भी लगा दिया, तो माइट भी वो किसी एक ऐसे उस पर चले जाए एप्लीकेशन पर, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्राइंग प्लेटफॉर्म है, तो ये वाली प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी। अब यहाँ पर बात हो रही है आपकी स्ट्रक्चरल इश्यूज से रिलेटेड, जिसमें कि बोलते हैं बिजनेस मॉडल्स एंड इंसेंटिव्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑफ कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह के इंसेंटिव्स हैं, किस तरह का बिजनेस मॉडल है, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये दिया गया कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन है, तो इनके इंसेंटिव्स क्या है कि यहाँ पर एंगेजमेंट को मैक्सिमाइज करो, ना कि एडिक्शन को मिनिमाइज करो। तो एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, जिसको मैं आपको कई बार प्रिंसिपल एजेंट की तरह यहाँ पर समझाती हूँ एडिटोरियल्स को। तो सोसाइटी क्या चाहती है, हेल्दी यूसेज, और प्लेटफॉर्म क्या चाहते हैं, हाई एंगेजमेंट। तो सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर, ठीक है, हमारे लिए वो भी वॉलंटियरली बहुत लिमिटेड देखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको समझते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट करते हैं एडवर्टाइजिंग ड्रिवन मॉडल्स के ऊपर, जिसमें कि यहाँ पर इनको मोनेटाइज करना होता है एंगेजमेंट। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर यहाँ पर एड्स आएंगे, उन एड्स के आपके सामने 3 सेकंड भी आता है, तो यहाँ पर माइट बी सम 0.00010 पैसा मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मेरे अभी सब्सक्राइबर्स वगैरह काफी कम है, तो उस वजह से। तो डॉल्सेंस जो है वो एक वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म यूजर बेस यहाँ पर शो करते हैं उनके लिए। डॉल्सेंस है, राइट। एक तरीके से यहाँ पर एक चैनल पसंद आ गया, उसी को देखेंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना उनको आता भी नहीं है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोर वो करते भी नहीं है। तो एक टेंशन हो गई किसके बीच में, कॉर्पोरेट्स इंसेंटिव्स के बीच में, जो कि स्क्रीन टाइम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अस नो यहाँ पर बहुत हार्डली कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जो कि यहाँ पर आपका ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरों के बारे में या सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट सम कॉर्पोरेट्स अराउंड अस। एंड गवर्नमेंट का गोल होता है कि भाई प्रोटेक्ट करे मेंटल हेल्थ को और सोशल वेलबींग को, अनलेस दे आर नॉट वेरी मच कॉर्पोरेट साइड की, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ना, कॉर्पोरेट की साइड में ज्यादा नहीं है, और व्हाटएवर, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। सो रेगुलेशन यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं कि रीबैलेंस करेंगे इकोनॉमिक डायनामिक को। कभी कभी वोकैब ना, मतलब दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा होता है, हमें पता होता है क्या वर्ड है, बट उतना आ नहीं रहा होता। चलिए, तो यहाँ पर पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड मिडिल पाथ की बात करते हैं। लीनिंग वुड बी द वर्ड, राइट। सो चलिए, पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड मिडिल पाथ क्या रहेगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पर केवल बैंक तो अकेले काम करेगा नहीं, ठीक है, हमें एक सिस्टमिक सोल्यूशन की जरूरत है। तो यहाँ पर इफेक्टिव पॉलिसी जो है वो कंबाइन करेगी प्लेटफॉर्म डिजाइन रिफॉर्म्स को, जिसमें की जो एल्गोरिथम्स हैं वो अलाइन की जाए सेफ्टी के साथ में। डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करें, तो क्रिटिकल थिंकिंग और रिस्पॉन्सिबल यूज रहे। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल शेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को हमें यूज करना है। रेगुलेटरी ओवरसाइट की तरफ हमें जाना है, रिस्क असेसमेंट और अकाउंटेबिलिटी। तो मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस की तरफ हम जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। समझ में आ गया। तो प्लेटफॉर्म डिजाइन रिफॉर्म्स यहाँ पर, सेफ्टी बाय डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजिटल लिटरेसी एजुकेशन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। इस तरह के मैकेनिज्म्स यूज करें। बैंस अकेले अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो डीपर इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगी, जो कि प्लेटफॉर्म के आर्किटेक्चर और डिजिटल कल्चर से रिलेट कर रही है। देन ये बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्लीकेशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास में जैसे इंडिया है ना,
थोड़ा सा पहले एक चीज समझते हैं। तो इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज से क्या डिफरेंट है? हमारे पास शेयर डिवाइस यूसेज है, सोशल मीडिया हमारी एजुकेशन और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी करा रही है, लार्ज यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। सो गवर्नेंस यहाँ पर एक्सेस, सेफ्टी और मेंटल हेल्थ को बैलेंस करती है। तो पॉलिसीज यहाँ पर वे करेंगे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स अगेंस्ट। क्या रोल है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इन लर्निंग एंड सोशल पार्टिसिपेशन? जो यूथ फोकस रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो एक ब्रॉडर शिफ्ट आ रही है टवर्ड्स रेगुलेटिंग डिजिटल इकोसिस्टम, रेदर देन उनको हम एक न्यूट्रल कम्युनिकेशन टूल्स की तरह यहाँ पर ट्रीट करें। और कोर क्वेश्चन ये है कि कितनी ऑटोनॉमी यंग पीपल को मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर जो एनवायरमेंट्स इंजीनियर किए गए हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए बिहेवियर, उनके साथ में यहाँ पर डील कर सके। ठीक है, देन कुछ टर्म्स है। सबसे पहले अटेंशन इकोनॉमी, इस आर्टिकल का नाम भी यही था। तो गवर्निंग अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा डिजिटल मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर यूजर का जो अटेंशन है वो ही मोनेटाइज करना है। कैसे? एडवर्टाइजिंग कर कर और एंगेजमेंट मैट्रिक्स से। फिर एज एश्योरेंस। तो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जो है वो वेरीफाई करेंगे और एस्टिमेट करेंगे कि एक यूजर की एज यहाँ पर ऑनलाइन कितनी है। एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। तो ऑटोमेटेड प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा कंटेंट का जो कि एंगेजमेंट को यहाँ पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके बाद में सेफ्टी बाय डिजाइन। सेफ्टी बाय डिजाइन में एम्बेड करेंगे प्रोटेक्टिव फीचर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में ड्यूरिंग डेवलपमेंट। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम लेंस से समझते हैं थोड़ा सा। यूथ सोशल मीडिया रेगुलेशन यहाँ पर एक ब्रॉडर ग्लोबल शिफ्ट दिखा रही है टवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। पॉलिसी डिबेट्स जो है वो बैलेंस करती है पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स को डिजिटल इंक्लूजन एंड प्रिवेसी राइट्स के साथ में। अटेंशन इकोनॉमी यहाँ पर इंटरसेक्शन दिखाती है बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रेगुलेटरी पॉलिसी का। इंडिया की जो अप्रोच है वो एक मिडिल पाथ की तरफ जा रही है जहां पर हम सेफ गार्ड्स को एक्सेस यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं रेदर देन आउटराइट बैन्स के। क्लियर है इतना? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। वो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग छोटा हो गया है। इंटेलिजेंट समिट व्हाई इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज एआई रेगुलेशन, एजुकेशन एंड स्किलिंग। आप लोग बोलेंगे मैम ये डेली आप इसको उठा लाते हो, तो देखो मैं ना एक बात बताती हूँ, न्यूज़पेपर्स आर फुल ऑफ दीज आर्टिकल्स। आज तो मैं जेन्युइनली ना अलग अलग आर्टिकल्स देख रही थी कि मुझे एआई से स्किप कर कर कुछ मिल जाए, बट ऑफ कोर्स जो न्यूज़पेपर मैं एवरीडे फॉलो कर रही हूँ उसको मैं आपको उसमें से एक दो आर्टिकल्स तो कवर कर दूंगी, ताकि यहाँ पर हम कहीं पर भी पीछे ना रहें, है ना, बाकी सब चीजें हमारी कवर होती रहे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी फिर हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर एआई की बात हो रही है, और एआई में हमने अभी तक इतना तो समझ लिया है कि हमारी वो डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है ना। अगर ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन ही चुका है तो किस तरह का हमें रेवोल्यूशन चाहिए उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसमें कि फिजिकल लेबर को यहाँ पर रिप्लेस किया गया और फैक्ट्रीज यहाँ पर हमारे सामने आई। कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, मैनुअल डेटा वर्क से अब हम न्यू आईटी इंडस्ट्रीज की तरफ आए। एआई रेवोल्यूशन में कॉग्निटिव वर्क जो है, ठीक है, ये रिप्लेस हो रहा है, ऐसा एडिटोरियल का बोलना है। और एक स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी अभी हमें देखने के लिए मिल रही है। पहले हमें पता था कि भाई मशीन्स जो है वो मसल्स को रिप्लेस करेंगी, और एआई रिप्लेस कर सकता है थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग, सिंथेसिस, डिसीजन सपोर्ट। तो ये सब हमारा यहाँ पर हट सकता है। तो जो चेंज है द नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल डिमांड, वो हमारे पास में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ना कि केवल प्रोडक्टिविटी टूल्स। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड एआई समिट थी, इसने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया इंडिया के डिजिटल इवोल्यूशन में। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, इनोवेटर्स साथ में आते हैं। इवेंट हाईलाइट करता है इंडिया का एम्बिशन कि अब हम एक कंज्यूमर ऑफ एआई से शेप करेंगे इसका डेवलपमेंट। अनवील किया हमने इंडिजिनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, एलएलएम्स को, आपको पता है। तो सर्वम एआई और भारत जेट इंडिया, अगर मैं बोलूँ ना पूरा एआई समिट का मैं क्रक्स निकालूं, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर से देखा है, बट समथिंग फ्रॉम आफ्टर विजिटिंग इट, ओके, एआई समिट को। मैं एक चीज बहुत क्लियरली बताती हूँ आपको, एआई समिट से हमें ये लेसन मिलता है कि इंडिया का एआई अभी बहुत पीछे है। मोस्ट ऑफ दीज पीपल टॉक्ड अबाउट व्हाट दे विल बी डूइंग इन द फ्यूचर, but very few were there who were genuinely providing a solution to the problem.
तो यहाँ पर ना देखो एक अच्छा है, हमने एक की स्टेप लिया है, यहाँ से एक चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया इसके बारे में डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। बट एक चीज जहां हम लैक कर रहे हैं वो एआई इन इटसेल्फ है, जहां पर हम देखेंगे कि अगर आपने किसी भी लोग ने एआई समिट यहाँ पर विजिट किया है, डू लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस देयर, बिकॉज आई हैड रेड एंड आई हैड थॉट अ लॉट कि यहाँ पर काफी कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर मेजरली ये बात हो रही थी कि कैसे आगे की चीजें होंगी, ठीक है। I can share 2 to 3 videos on YouTube as well. Okay, I will do one thing. I will be sharing 2 to 3 videos on YT Shorts, जिसमें आप देखना है कि किस तरह के I will just show you, ठीक है। मैं कमेंट नहीं कर रही, आप बस देखना, आप खुद यहाँ पर ना चीजों को जज कर पाओगे, एंड जज कर पाओगे, जज करोगे, क्योंकि वो जज ही हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर ना बहुत सारी कंट्रीज को लेकर आए हैं, स्कूल एग्जीबिशन तो नहीं चला रहे थे, तो वो थोड़ा सा ना मुझे लगा ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि यस सम ऑर्गेनाइजेशंस वर रियली डूइंग गुड। 3 ऑर्गेनाइजेशंस तो हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी नाम पढ़ा, जैसे सर्वम का हो गया, भारत जन का हो गया, राइट। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिटरली दे वर मेकिंग अ फूल ऑफ अवरसेल्व्स ऑफ व्हाट आई डोंट नो इफ दे had some funding from the government, and that's why they were present in the AI summit, where they were trying to let us know that okay they are a not profit organization। बट वो उस तरह की यहाँ पर बातें कर रही थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक हमें फ्यूचर दिखा रही थी। बट अगर मैं प्रेजेंट में बोलूं कि उन्होंने हमें कुछ नया दिखाया, वो हमें नहीं देखने के लिए मिला। जैसे चैट जीपीटी है ना, या फिर डीप सीक है, वो उन लोगों की एआई समिट से बाहर आया था, एंड देयर वाज समथिंग लाइक कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। ऑफ कोर्स वी डिड नॉट हैव एनी, एक्सेप्ट अगर आप बोले इसको रेवोल्यूशन, तो सर्वम एआई एंड भारतजन व्हिच एक्चुअली डिड वेरी वेल। ओके, सो एक ग्रोइंग फोकस तो हमारा हुआ है कि हम बिल्ड करेंगे एआई सिस्टम्स को, और जो कि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस के लिए सूटेड है। गवर्नेंस चैलेंजेस हैं यहाँ पर, और सेक्टर स्पेसिफिक नीड्स हैं। तो इंडिया का जो एआई विजन है, अब वो अडॉप्शन से लीडरशिप की तरफ आ रहा है। सबसे पहले तो ये बात होती है। तो देखो, इंडिया की जो एआई समिट है, उसने यहाँ पर हमें ये बताया कि इंडिया का गोल अब केवल ये तो नहीं है कि वो यूज करेगा एआई को, लेकिन शेप करेगा एआई डेवलपमेंट। कैसे? डोमेस्टिक एलएलएम्स लेकर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जैसे कि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है, और पॉलिसी डिस्कशन लेबर, एजुकेशन एंड रेगुलेशन पर। सो डिजिटल कंज्यूमर इकोनॉमी से अब हमें एक स्ट्रेटेजिक एआई इकोनॉमी बनना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अब यहाँ पर एआई रेवोल्यूशन है। तो इंडिया के जो खुद के एआई मॉडल्स हैं, उनमें अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, तो यहाँ पर इंडिया के जो फोकस्ड एलएलएम्स हैं, वो इंडियन लैंग्वेजेस, गवर्नेंस एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंग्लिश सेंट्रिक है, अर्बन फोकस्ड है, और प्रोप्राइटरी है। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक मॉडल है, वो यहाँ पर डिपेंडेंसी फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर रिड्यूस करेगा, इंक्लूजन को इम्प्रूव करेगा, और सपोर्ट करेगा पब्लिक सर्विसेज को। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन जैसे किया जाता है, वैसे ही डिजिटल डोमेन हम करना चाहते हैं। सो एआई टूल्स हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में क्रॉप एडवाइजरी, टेलीमेडिसिन, फाइनेंशियल इंक्लूजन लेकर आएंगे। तो दिल्ली डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं, ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ये जो डिक्लेरेशन है, ये वॉलेंट्री है, सपोर्ट की जाएगी बाय 88 प्लस नेशंस, और यहाँ पर जो एआई रिस्क है वो ग्लोबल है, किसी एक कंट्री की तरफ तो कन्फाइंड है नहीं, इसीलिए इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंस बनती है। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसी इरा में जा रहे हैं जहां हम मल्टीलैटरल टेक गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। शेयर्ड नॉर्म्स रहेंगे हमारे सेफ्टी एंड एथिक्स के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर हमारे जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं, डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, इनके ऊपर हम काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो समिट है, इसने एम्फेसाइज किया कि इंडिया की एआई स्ट्रेटेजी एक्सटेंड करेंगे बियॉन्ड अर्बन एंड इंग्लिश सेंट्रिक एप्लीकेशंस। एआई सॉल्यूशंस डिजाइन किए जाएंगे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की तरफ, जो कि ब्रिज करेंगी सोशो इकोनॉमिक डिवाइड्स और एक्सपेंड करेंगी डिजिटल इंक्लूजन। इंडिजीनियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में लोकल एआई मॉडल्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यहाँ पर टेलर करेंगे, और पब्लिक सेक्टर यूज केसेस जो हैं, वो एक्सेसिबिलिटी नॉन इंग्लिश यूजर्स के लिए बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज को स्केल पर सपोर्ट करेंगे, और जो रिलायंस है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच है, ये यहाँ पर ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव हमें डेमोक्रेटाइज कैसे करना है एआई, उसकी तरफ लाती है। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल एआई गवर्नेंस में एक की आउटकम जो था, जैसे मैंने बताया, दिल्ली डिक्लेरेशन एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क, जिसमें कि मल्टीपल नेशंस गाइड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट। ये नॉन बाइंडिंग है, लेकिन
एमर्जिंग कंसेंसस, एथिकल एआई डिप्लॉयमेंट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, शेयर्ड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स इस पर होगी। इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप्स, वॉलेंटरी अलाइनमेंट किया जाएगा, सिग्नल करेगा यहाँ पर कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस क्या है ग्लोबल एआई नॉर्म्स की। इकोनॉमिक एंड लेबर मार्केट इम्प्लीकेशन में आप देखेंगे एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट रिस्क। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ बातें की जाती हैं। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि देखो जो ग्लोबल सीईओज हैं उन्होंने एक्नॉलेज तो करा है कि एआई जो है वो सर्टेन जॉब्स को रिड्यूस करेगा और जो प्रोडक्टिविटी गेन्स हैं वो वेजेस को इक्वली यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगी। लेकिन जॉबलेस ग्रोथ रिस्क की अगर मैं बात करूं, इसके अंडर जो टेक्नोलॉजी है वो आउटपुट बढ़ा रही है, लेकिन हर बार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर एक एआई सिस्टम है तो वो मल्टीपल रूटीन कोडिंग रोल्स को खत्म कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और कंसर्न यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन डिमांड के देखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी लीडर्स ने हाईलाइट करा कि एआई को सिग्निफिकेंटली रीशेप वर्क, ऑटोमेशन यहाँ पर रिड्यूस करेगा डिमांड फॉर सर्टेन रोल्स, न्यू स्किल सेट्स यहाँ पर एसेंशियल हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी गेन्स जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट नहीं करेंगे हायर वेजेस में। तो एक लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी जैसे इंडिया की है, यहाँ पर वर्कफोर्स ट्रांजिशन को मैनेज करना एक सेंट्रल पॉलिसी चैलेंज ऑफ कोर्स बन जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिमांड डायनेमिक्स, तो अगर एआई अनेबल करेगा फर्म्स को कि वो फ्यूअर वर्कर्स के साथ में ऑपरेट करें, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करेगा कंज्यूमर डिमांड को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। पॉलिसी मेकर्स यहाँ पर एंटिसिपेट करेंगे इस तरह के रिपल इफेक्ट्स। फिर आती है एजुकेशन एंड स्किलिंग इम्पेरेटिव। तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये पूरा एडिटोरियल है, इसने एक बात बोली कि स्कूल्स को बियॉन्ड मूव करना है किसके, कोडिंग ओनली अप्रोच के। तो यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग इंटरव्यूज देने जाते हैं वहां भी आपसे पूछा जाएगा इफ यू आर एन इंजीनियर, कि आप यहाँ पर आपकी जो इंजीनियरिंग स्किल्स हैं हाउ यू आर गोइंग टू यूज देम एंड हेल्प से भी। तो वो आपको फिर यहाँ पर एक आंसर आपके पास होना चाहिए कि किस तरीके से आप इनको कोरिलेट कर पा रहे हो। फाइन। ह्यूमन कैपिटल डिटरमिन करेगा कि भाई टेक्नोलॉजी जो है क्या वो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी या फिर स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो हमें देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्यूचर बैंकर हैं तो उनको एआई की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिस्क जजमेंट उन्हें आनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व करना है रैपिडली ताकि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए एआई ड्रिवन वर्क प्लेसेस के लिए। फाउंडेशनल डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एथिकल रीजनिंग टेक्नोलॉजी यूज में। कोडिंग स्किल्स अकेले यहाँ पर इनसफिशिएंट है, तो यहाँ पर कोलैबोरेट कैसे करना है एआई सिस्टम्स के साथ में ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्कफोर्स रीस्किलिंग, इंडस्ट्री का जो पार्टिसिपेशन है ये लेबर ट्रांजिशंस को मैनेज करने के लिए एसेंशियल है। कंपनीज डिप्लॉय करती हैं एआई को एट अ स्केल, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा रोल्स जो कि वल्नरेबल हैं ऑटोमेशन में, इन्वेस्ट करेंगे रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, सपोर्ट करेंगे करियर मोबिलिटी अफेक्टेड वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कंपनी जब एआई डिप्लॉय करेंगी तो रिस्क रोल्स, वर्कर्स को ट्रेन करना, सपोर्ट करना ट्रांजिशंस को। तो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म यहाँ पर बात हो रही है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है। फर्म्स जो है वो एक्सटर्नलाइज नहीं कर सकती एडजस्टमेंट कॉस्ट टू द सोसाइटी। क्यों? अगर अनमैनेज डिस्प्लेसमेंट होगा तो सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी, कंज्यूमर डिमांड भी तो कम हो जाएगी और इकोनॉमिक स्लो डाउन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। फिर ये बात करते हैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी चैलेंजेस की। तो ये जो आर्टिकल है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई रिलाइंग अगर हम केवल और केवल यहाँ पर इंडस्ट्री लेड गार्डरेल्स पर करते हैं तो एआई अडॉप्शन यहाँ पर एक्सपेंशन जो हो रहा है वो इनफ यहाँ पर नहीं होगा हमारी इंडस्ट्री लेड गार्डरेल्स के ऊपर डिपेंड करना। क्यों? क्योंकि एआई तो बहुत फास्टली यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। सो कुछ पोटेंशियल रिस्क हमारे सामने आते हैं जैसे एल्गोरिथमिक बाइस, स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, लेबर मार्केट डिसरप्शन एंड सिस्टमिक इकोनॉमिक शॉक्स। तो ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भाई देखो रिपीटिंग सोशल मीडिया मिस्टेक्स, ठीक है,
वी शुड नॉट डू दैट। वाई? पहले क्या हो रहा था, प्लेटफॉर्म्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे आगे और रेगुलेशंस बहुत लेट आ रही थी। अभी भी हम लोग रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेटा का मिसयूज हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। एंटीसिपेटरी गवर्नेंस की तरफ अब आपको जाना होगा। एंटीसिपेटरी गवर्नेंस की तरफ अब आपको जाना होगा। मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ ताकि यहाँ पर आपको शायद याद हो जाए और आप इनको अपने इंटरव्यूज या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज कर पाओ। तो रेगुलेशन इवॉल्व हो रही है अलोंग साइड टेक्नोलॉजी, ना कि यहाँ पर वो दूसरा जो आफ्टर हार्म है वो लेकर आ रही है। तो कुछ की रिस्क जो मेंशन किए गए क्या थे वो, एल्गोरिथमिक बाइस, मिस इन्फॉर्मेशन, लेबर शॉक्स एंड जो यहाँ पर आप स्लाइड पर देख सकते हैं सिस्टमिक इकोनॉमिक रिस्क। तो ये रिस्क यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं और सोशल कोहेशन को। सो अब आप आगे देखेंगे हमारे पास में लेसन्स डिलेड रेगुलेशन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमें ये बताते हैं कि कितना हमारे लिए अर्ली पॉलिसी इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। और बैलेंसिंग इनोवेशन एंड ओवरसाइट, इंडिया चैलेंजेस फेस करता है कि कैसे इनोवेशन फोस्टर करे, जबकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिल्ड करने हैं ताकि एआई रिस्क को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकें। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल सॉवरेनिटी में आप देखेंगे कि एआई जो है वो प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली यहाँ पर इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर वेज ग्रोथ लैग हो गई तो डिमांड कमजोर हो जाएगी, डिमांड वीकन होगी, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी और एक मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा। हाई आउटपुट एंड लो कंजम्पशन इकोनॉमी, राइट? हाई आउटपुट एंड लो कंजम्पशन इकोनॉमी। सो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन में डिजिटल सॉवरेनिटी की बात की जाती है। ये बोलते हैं कि डोमेस्टिक एआई कैपेबिलिटीज को डेवलप करो ताकि जो फॉरेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए और नेशनल टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी जो है वो आप स्ट्रेंथन कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आओ। इस तरह के एआई सॉल्यूशंस टेलर करो कि जो लिंग्विस्टिक और सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट है, ठीक है, वो यहाँ पर डाइवर्सिफाई हो सकते हैं जिससे कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होगा डिजिटल इकोनॉमी में। ग्लोबल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, तो कंबाइन करो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को एथिकल गवर्नेंस के साथ में। ठीक है, एथिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ में अगर आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को लेकर आओगे तो इंडिया यहाँ पर एक की प्लेयर बन सकता है इन शेपिंग ग्लोबल एआई नॉर्म्स। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ना बेसिकली अपने लिए एक तरीके से ऐसा समझना इसको थोड़ा सा कि सबसे पहले तो वर्कफोर्स एआई कोलैबोरेशन के लिए तैयार करनी है। यहाँ पर ऐसे गार्डरेल्स बनाने हैं, रिस्क स्केल हो जाए उससे पहले पहले कि हम अच्छे से रेगुलेशंस कर पाए और लोकल एआई मॉडल्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ हमें लेकर जाएं। और ऑल टुगेदर दिस will make us a AI rule maker from an AI user। हम एक AI यूजर से एक AI रूल मेकर बन जाएंगे, है ना? चलो अब यहाँ पर की टर्म्स की बात करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यहाँ पर एक AI सिस्टम ट्रेन किया जाता है वास्ट टेक्स्ट डेटा सेट्स के ऊपर, तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अच्छी हो जाती है और ये ह्यूमन लैंग्वेजेस अपनी जनरेट कर पाता है। डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल टूल्स को इफेक्टिवली यूज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल वे में करते हैं एवरीडे लाइफ और वर्क में। एआई गवर्नेंस में आप देखेंगे पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है वो सेफ, एथिकल, अकाउंटेबल एआई डिप्लॉयमेंट करता है। यहाँ पर हम रीस्किलिंग कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं वर्कर्स को न्यू रोल्स की तरफ और टेक्नोलॉजी रीशेप करती है लेबर मार्केट्स। अब यहाँ पर एआई पॉलिसी डिस्कशन शिफ्ट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फोरसाइट को रेदर देन ओनली टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इंडिजीनियस एआई मॉडल्स हाईलाइट करते हैं लिंक बिटवीन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अर्ली रेगुलेशंस हमें रिस्क से बचा लेंगी एमर्जिंग ड्यूरिंग द रैपिड ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टाइम पर जो रिस्क आए थे उनसे हम नहीं बच पाए, अभी तक रेगुलेशन कर रहे हैं, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा अगर हम यहाँ पर जल्द से जल्द एक्शन ले लें। इसके अलावा यहाँ पर अभी हम ये बात करते क्या है, हम यहाँ पर प्रिवेंटिव, है ना, प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी अप्रोच में जा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव या फिर करेक्टिव अप्रोच की तरफ जा रहे थे,
जिसमें कि जब कोई डैमेज हो गया तब एक्शन ले रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या है, एक्शन लेने से पहले प्रिकॉशंस बरत रहे हैं और यहाँ पर प्रिवेंशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो सेंट्रल हो गया है कि कैसे एआई ड्रिवन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेकर आनी है। चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, एक्सपोर्टर्स मिसिंग द बस, अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स रिस्क, रूपी ट्रेंड्स एंड हेजिंग डिसीजंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशंस इंडिया फेस कर रहा है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, देखो आर्टिकल कहता है कि भाई देखो जो रूपी है वो शार्पली वीकन कर गया था, 92 प्लस पहुंच गया था, राइट। और एक्सपोर्टर्स के पास तो एक गोल्डन चांस था कि वो डॉलर फॉरवर्ड्स को सेल करे और बहुत ही अट्रैक्टिव रेट्स पर, लेकिन एक्सपोर्टर्स ने, काफी सारे एक्सपोर्टर्स ने हेजिंग नहीं की। अब रुपी स्टेबलाइज हो गया, जो प्रीमियम्स उनको मिलने थे, फॉरवर्ड प्रीमियम्स, वो अभी भी अट्रैक्टिव है इनके लिए, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी थी, बिग अपॉर्चुनिटी, वो शायद इनके हाथ से जा चुकी है। तो जो ये टॉपिक है एक्सपोर्टर मिसिंग द बस, इसमें जो बस की बात की गई है वो फेवरेबल हेजिंग विंडो की बात की गई है। अब आपको पता है अगर एक एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर को क्या करना है, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो अगर एक एक्सपोर्टर है और उनको लगता है कि भाई आगे जाकर, ठीक है, एक इंपोर्टर है, लेट अस से यूएस से है, अब ये पेमेंट करेंगे हमारे एक्सपोर्टर को डॉलर्स में। एक्सपोर्टर ने अगर डिसाइड किया कि यहाँ पर इंपोर्टर ये चाहते हैं कि भाई रुपी जो है यहाँ पर वो कैसा हो रहा है, रुपी यहाँ पर वीकेन हो रहा है, राइट। अब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को, दोनों को इस बात का डर है कि यहाँ पर रुपी ज्यादा वीकेन कर जाएगा, तो क्या हो सकता है। सबसे पहले एक्सपोर्टर को तो खैर फायदा है, उनको डर क्यों होगा। तो एक्सपोर्टर डॉलर्स रिसीव कर रहे हैं, या तो वो बैंक से यहाँ पर इसको कन्वर्ट कराने जाएंगे या इंपोर्टर कराने जाएंगे। तो मान लो इन्होंने डॉलर्स यहाँ पर जो थे वो बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट की कि डॉलर से इसको रुपी में कन्वर्ट कराना है। अब यहाँ पर मान लो पहले जो रुपीस थे, ठीक है, $1 90 का था, अब बाद में हो गया 92 रुपीस का, तो इनको $2 का फायदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो इनके पास में $5 मिलियन का एक एग्रीमेंट था। तो $5 मिलियन में 5 मिलियन इंटू ₹2 का यहाँ पर इनको फायदा है। सिंपल सा, सीधी सी बात है, ऑफकोर्स है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आर्टिकल बोलता है कि अगर इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता, कैसे, देखो जब रुपी यहाँ पर, अभी मैं ग्राफ दिखाऊंगी आपको, उसमें आप देखेंगे 94 भी क्रॉस कर गया एक टाइम पर, और सभी को लगा यहाँ पर एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को कि जो रुपी है वो तो और ज्यादा वीकेन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 100 रुपीज तक क्रॉस ना कर जाए, और वो इसका वेट करते रहे। उन्होंने कोई फॉरवर्ड एग्रीमेंट इस टाइम पर साइन नहीं की। अगर मान लो उन्होंने फॉरवर्ड रेट रखा होता, लेटेस्ट से 94 हो गया था, इन्होंने 95 का फॉरवर्ड रेट रख लिया, फाइन। अब आरबीआई ने क्या किया है ना, आरबीआई ने यहाँ पर स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को थोड़ा कम करने की कोशिश की और रुपये को स्टेबलाइज कर दिया, फाइन। अब हम वापस 92 के अराउंड आ चुके हैं। तो ₹3 का इनको फायदा हो जाता अगर इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट यहाँ पर बनाया होता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट कैसे काम करता है, एग्रीमेंट, सॉरी, देखो एक्सपोर्टर यहाँ पर बोलते, चलो एक्सपोर्टर छोड़ दो, पार्टीज के से याद करो। तो यहाँ पर एक एबीसी पार्टी ने जीएचआई पार्टी के साथ में एग्रीमेंट करा कि डॉलर जो है वो यहाँ पर $1 95 रुपीस का होगा। अब अगर डॉलर यहाँ पर मानकर चलो इनको लग रहा था 100 तक पहुंचेगा, तो ₹5 का इनको लॉस हो जाएगा, इसीलिए इन्होंने ये एग्रीमेंट की। इनको ऐसे था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल $95 में देखा, और जो हमारा करंट स्पॉट रेट है, करंट स्पॉट रेट लेटेस्ट से 90 रुपीज हो गया, जो अभी रेट चल रहा है वो 90 है, जो इनको लगा था 100 पहुंचेगा वो पहुंचा नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारे एक्सपोर्टर है एबीसी लिमिटेड, इनको सीधे सीधे ₹5 पर डॉलर का फायदा हो रहा है, और यही ट्रांजेक्शन जब मिलियंस में होते हैं तो कितना बड़ा फायदा हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे एक्सपोर्टर्स ने मिस कर दी, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो एक्सपोर्टर्स को यहाँ पर जो पेमेंट मिली डॉलर्स में मिली, एक फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में मिली, इसको अगर ये किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सेल करते तो करेंट रेट जो कि कंपैरेटिवली कम हो चुके हैं उनसे यहाँ पर, ठीक है, तो फॉरवर्ड रेट के थ्रू इनको ज्यादा बेनिफिट मिलता। अब समझ में आ गया इतना क्या बोला गया है। सो आप देखेंगे कि जो रुपी है वो तो अभी 92 के अराउंड आ गया। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर्स के हाथ से अपॉर्चुनिटी जो बड़ी वाली थी वो जा चुकी है।
अब हम देखते हैं कि भाई हुआ क्या रुपी को। तो सबसे पहले तो जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे, ट्रम्प के टैरिफ्स भी छोड़ दो, सबसे पहले पता है दिसंबर 2024 में क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रम्प की गवर्नमेंट आती है, हमारे यहाँ पर ये लगता है जो भी जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको कि अब जो यूएस की इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी ग्रो करेगी और वो इंडिया से पैसे निकालकर यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा केवल इंडिया के साथ नहीं बाकी भी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो रुपी था वो वीकेंड हो गया, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर डोनाल्ड ट्रम्प महाशय ने यहाँ पर हमारे टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया से एग्जिट लेने लग गए, ठीक है, और सभी लोग यहाँ पर डॉलर्स खरीदने लग गए और जो रुपी था वो शार्पली वीकेंड होने लग गया। रुपी इसलिए कमजोर नहीं हो रहा ज्यादा कि हमारी इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से यहाँ पर यूएस की इकोनॉमी एक स्टेबल भी हुई, अच्छी भी हुई और कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा आ गई। तो एक कैपिटल आउटफ्लो होने की वजह से करेंसी डेप्रिशिएट कर रही थी और एक्सचेंज रेट्स यहाँ पर कैपिटल फ्लो को ज्यादा फॉलो करते हैं रेदर देन यहाँ पर जो ट्रेड फ्लोज होते हैं। तो ट्रेड ये यहाँ पर थिनर होता है और करेंसी यहाँ पर क्या हो रही है? थिनर एंड यहाँ पर करेंसी वेज का है, जिसमें कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो करेंसी को ड्राइव कर रही है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखो, ये आर्टिकल बताते हैं कि कैसे एक्सपोर्टर्स ने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी कि वो हेजिंग कर पाते करेंसी रिस्क की, और जब हमारा रुपी वीकेंड हुआ शार्पली, जब रुपी यहाँ पर ब्रीफली 92 रुपीज पर डॉलर क्रॉस कर गया तो मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉन्टिन्यूस डेप्रिसिएशन, लेकिन जो सिचुएशन थी वो रिवर्स हो गई जैसे ही आरबीआई स्टेबलाइज कर रहा था करेंसी को। तो एक्सपोर्टर्स के लिए बोलते हैं कि इनको एंडलेसली वेट नहीं करना चाहिए कि भाई एक रुपी जो है वो वीकर रुपी और ज्यादा वीक हो जाएगा, रेदर मार्केट फेवरेबल फॉरवर्ड रेट्स आपको यहाँ पर ऑफर कर रहा था और हेजिंग कर लेते, स्पेक्यूलेशन नहीं करते। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर दिसंबर में, ठीक है, 92.5 से हम 94 प्लस में चले गए और जून में भी आप देखेंगे तो 91 से हम 92.5 की तरफ चले गए थे, 93 की तरफ चले गए थे एक्चुअली, राइट, और फिर वापस यहाँ पर करेंसी स्टेबल की गई और यहाँ पर भी। तो ये जो बस मेटाफोर है ये क्या दिखाता है? एक फेवरेबल फॉरेक्स हेजिंग अपॉर्चुनिटी। तो जब मार्केट में पैनिक सिचुएशन आ गई, टैरिफ, एफपीआई आउटफ्लोज, डॉलर बाइंग हुई, तो हमारा रुपी वीकन किया, एक्सपोर्टर्स को लगा डेप्रिसिएशन और ज्यादा होगा, बुकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने यहाँ पर डिलेस दिखा दिए, आरबीआई ने स्टेबलाइज कर दी करेंसी और अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई। तो फॉरेक्स मार्केट तो यहाँ पर ज्यादा तेज मूव करा, फॉर द परफेक्ट रेट जो लोग वेट करते रहे वो यहाँ पर हेजिंग अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके थे। तो यहाँ पर फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है मैंने आपको समझाया, जैसे कि ₹2 का प्रीमियम एक उसके लिए बोलते हैं कि पहले $1 हमारे लिए जैसे 92 थी, बाद में 94 हो गई, तो ₹2 का यहाँ पर नुकसान हुआ। और ऐसे ही अगर 80 पैसा हमें जून में हुआ, तो फॉरवर्ड रेट्स हमेशा स्पॉट रेट से हाई होते हैं। तो जिस दिन 94.50 का रेट होगा करेंट रेट, उस दिन फॉरवर्ड रेट लेट अस से ऐसा 95.50 हो गया, तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये बुक कर लेते हैं तो इनको फायदा होता। अब फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है कि स्पॉट रेट जो करंट रेट है उसको स्पॉट रेट बोलते हैं, स्पॉट रेट हायर होता है फॉरवर्ड रेट से। तो फॉरवर्ड प्रीमियम रिफ्लेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंस दो करेंसीज के बीच में। अगर इंडिया के इंटरेस्ट रेट यूएस के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हैं तो फॉरवर्ड डॉलर आईएनआर जो है वो हायर हो गया, ठीक है। स्पॉट रेट तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि कम हो गया, डॉलर की उतनी डिमांड नहीं है जितनी रुपए की डिमांड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको एक्स्ट्रा रुपीज मिल जाते अगर उन्होंने फ्यूचर डॉलर्स को बुक किया होता। तो स्पॉट रेट की अगर मैं बात करूं, ये 90 है एग्जांपल में, फॉरवर्ड रेट 92 है, तो ₹2 का प्रीमियम था और ये गिफ्ट यहाँ पर इन्होंने लूज कर दिया। फाइन। सबसे पहले एनडीएफ होते क्या है? नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं आपको। तो देखो, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स को समझने के लिए सबसे पहले ये समझो फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। फॉरवर्ड्स हमारे पास में एक दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहाँ पर ये जो दो लोग होते हैं ये ऑपोजिट सोचते हैं। अगर एक को लगेगा रेट हाई होगा तो दूसरे को लगेगा रेट लॉस होगा, कम होगा, ठीक है। अब एनडीएफ को यहाँ पर हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे स्पेक्यूलेशन करना है, और स्पेक्यूलेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है अपनी कॉन्सेप्ट वीडियोस में कि स्पेक्यूलेशन हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि इस करेंसी की, इस कमोडिटी की जरूरत है। तो हमारे पास में यहाँ पर
जैसे सिंगापुर है या फिर दुबई है, यहाँ पर हमारे पास स्पेक्युलेटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें एक को लगता है कि रुपी जो है वीकेंड होगा, एक को लगता है स्ट्रॉन्ग होगा। अब एक यहाँ पर जब दो लोग ऑपोजिट सोच रहे हैं तो एक को प्रॉफिट और एक को लॉस होगा। तो यहाँ पर हम रुपीस को एक्चुअल में डिलीवर नहीं कर रहे हैं, रुपीस सेल या बाई नहीं किया जा रहा, रेदर जो प्रॉफिट यहाँ पर हुआ या जो लॉस हुआ, मीनिंग जो अग्रीड रेट था और जो मार्केट रेट था, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस था केवल उसी को यहाँ पर पास ऑन करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास में जैसे इंडियन रुपी है, चाइनीज युआन है, कोरियन वॉन है, ये सभी हमारे पास में कुछ एनडीएफ करेंसीज हैं जिनको यूज किया जाता है। तो दो पार्टीज अग्री करती हैं एक फ्यूचर एक्सचेंज रेट के लिए, जहां पर कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही है, रिस्ट्रिक्टेड करेंसी की रुपी को एक्चुअल में डिलीवर नहीं कर रहे, जो केवल यहाँ पर डिफरेंस था अग्रीड रेट और मार्केट रेट के बीच में, उसको कैश में पे किया जाता है। तो जिसको लॉस होगा वो पे करेगा, जिसको प्रॉफिट होगा वो रिसीव करेगा। तो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स क्या हुए, वो फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनसे हम हेजिंग या स्पेक्यूलेशन करते हैं ऑन करेंसीज विच आर नॉट फ्रीली कन्वर्टिबल, ठीक है, और यहाँ पर या फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस उनके डोमेस्टिक मार्केट्स में है। तो फिजिकली एक्सचेंज ना कर करेंसीज को इस जो कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट है, पार्टीज आर गोइंग टू सेटल ओनली द प्रॉफिट और लॉस इन अ कन्वर्टेबल करेंसी, यूजुअली क्या होता है डॉलर्स होते हैं। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ। तो हमारे पास में आर्टिकल मेंशन करता है आरबीआई के डिसिप्लिनिंग रुपी बेयर्स थ्रू द नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। तो ये क्या है, ऑफशोर डेरिवेटिव्स जहां पर आईएनआर फिजिकली डिलीवर नहीं की गई, ट्रेडर्स स्पेक्युलेट कर रहे हैं रुपी मूवमेंट्स अब्रॉड, सिंगापुर, दुबई, लंदन, और आरबीआई यहाँ पर इंक्रीज करेगा मॉनिटरिंग। बैंक जो है वो रिपोर्ट करेंगे एनडीएफ ट्रेड्स को, स्पेक्युलेटिव अटैक्स से हमें प्रिवेंट करना है और एक्सेसिव वोलेटिलिटी से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये बात करते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट्स की। तो यूजुअली क्या हो रहा था कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट था ना, वो यहाँ पर बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, इनसे काफी हाई चल रहा था। बट करेंटली हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.7 के अराउंड चल रहा है, विच इज लोअर देन यूएस, जापान और आपका लंदन। आप देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन गैप है वो क्या करता है, जो रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर प्रेशर आ रहा था उसको कम कर देता है। तो पहले यहाँ पर आरबीआई जो है वो 2 से 3% बोल रहा था, सॉरी, आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो रुपी है वो 2 से 3% तक फॉल कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर ये अजम्पशन गलत हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए फीचर है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में इन्फ्लेशन गैप नैरो हो गया, लेस प्रेशर है रुपी डेप्रिसिएशन पर, करेंसी मूवमेंट डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन डिफरेंशियल, कैपिटल फ्लोस कैसे हो रहे हैं और पॉलिसी एक्शंस के ऊपर, ना ही कि केवल एक्सपोर्ट्स। तो व्हाई अ वीक रुपी इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए क्यों नहीं है, थोड़ा सा तो अभी तक समझ भी चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग ये अज्यूम करते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब एक्सपोर्ट एडवांटेज है, लेकिन एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी। एडिटोरियल क्रिटिसाइज करता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट्स जो हैं वो 35% हमारे एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर बनाते हैं, मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर कंपोनेंट्स को पहले इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वीक हो गया रुपी तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और करेंसी डेप्रिसिएशन केवल इंपोर्ट कंटेंट यहाँ पर अगर लो है तभी हेल्प करता है, लेकिन हमारा इंपोर्ट कंटेंट हाई है तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर या फिर आपकी स्ट्रांग हो वो भी नहीं है। सो रियल कॉम्पिटिटिवनेस कहाँ से आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर&डी और एजुकेशन। समझ में आया? यहाँ पर हमारे पास में मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एज वेल, आर्टिफिशियल डेप्रिसिएशन डिस्टॉर्ट करेगा रिस्क मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर याद रखना एक्सचेंज रेट कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो स्ट्रक्चरल है, ना कि केवल करेंसी ड्रिवन। फिर कैपिटल फ्लो वर्सेस ट्रेड की बात करते हैं ये, तो याद रखना कैपिटल फ्लो ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड फ्लो से। क्यों? क्योंकि एआई इन्वेस्टमेंट जैसे हाइप हुई तो यहाँ पर ज्यादा एफडीआई आएगा, हमारे पास में इनफ्लोज होंगे।
अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है तो रुपी एप्रिशिएट होने लग जाएगा और करेंसी ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगी पोर्टफोलियो फ्लो में, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देन जो हमारा ट्रेड बैलेंस था। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की जो ये बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले रील होता क्या है, जब एक्सचेंज रेट को हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लेंगे, नॉमिनल वाले में एडजस्ट इन्फ्लेशन हमारे साथ साथ में चलता है, इंक्लूड करके चलते हैं, रियल में एडजस्ट करते हैं और ट्रेड वेटेड करेंसीज को। तो अगर रुपी हमें लगता है कि अंडर वैल्यूड है तो एप्रिसिएशन पॉसिबल है। अगर आपको लगे कोई शेयर जो है वो आपका अंडर वैल्यूड है तो उसका एप्रिसिएशन होगा, उसका रेट बढ़ेगा, अपनी वैल्यू पर आएगा। ऐसे ही रुपी के साथ में भी है। तो एप्रिसिएशन पॉसिबल केवल तब होगा जब हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस को हर्ट ना करें, ठीक है। सो एआई इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल कैपिटल इंटरेस्ट जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं रुपी को, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फ्लोज को यहाँ पर अट्रैक्ट करती है और आरबीआई यहाँ पर अलाउ करता है एप्रिसिएशन को कि वो करेक्ट करें वैल्यूएशन गैप्स। तो कैपिटल अकाउंट फ्लो इंक्रीजिंगली डोमिनेट करते हैं एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स को। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ एडवाइजेस दी गई हैं। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस दी गई है। तो एडिटोरियल यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन देता है। फॉर एग्जांपल सेलिंग फॉरवर्ड जो है, ठीक है, वो अब स्टार्ट कर दो और हेजिंग होराइजन जो है वो अब 12 महीने की करो और वेट मत करो कि रुपी जो है फिर से वीक होगा, क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो फॉरवर्ड प्रीमियम्स आप एवरी डे लूज करने लग जाओगे और ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ हेजिंग से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट वेट एंडलेसली की रुपी और ज्यादा डेप्रिशिएट करेगा। डॉलर्स यहाँ पर आप सेल तभी करो जैसे ही आपका स्पॉट रेट जो है वो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में 90 से ज्यादा का है। फॉरवर्ड प्रीमियम्स यूज करो 2.5% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एनुअली और एक्सटेंड करो रिस्क होराइजन 12 महीने या उससे ज्यादा का। तो कुछ की मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है रिस्क मैनेजमेंट? हेजिंग डिसीजन आपका रूल बेस्ड होना चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर रुपी विल ऑलवेज फॉल ऐसा हमारे एक्सपोर्टर्स अज्यूम करते हैं, जिससे हेजिंग में डिले हो गया, रिस्क एक्सपोजर बढ़ गया और यहाँ पर हमारे पास में मार्केट पार्टिसिपेंट्स पास्ट पैटर्न्स के ऊपर ही केवल रिलाय कर रहे हैं। आरबीआई चाहता है कि भाई ये जो एक्सपेक्टेशन साइकिल है इसको ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। सो एक्सपोर्टर्स को हेजिंग यहाँ पर पॉलिसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, स्पेकुलेशन के नहीं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अनसर्टेनिटी को हेज रिड्यूस करेंगे। स्टेबलाइज की जाएगी करेंसी यहाँ पर एनडीएफ मॉनिटरिंग के थ्रू आरबीआई के द्वारा, जैसे इन्होंने अभी भी की है और इसी वजह से हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी स्टेबल हो गई। आपने देखा ना ग्राफ कुछ ऐसा बना, तो ये यहाँ पर ऐसे ही पहुंचा नहीं है, स्टेबलाइज किया गया है। वन डे डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उससे बच जाते हैं और मार्केट डिसिप्लिन को भी आरबीआई मेंटेन करेगा। बिहेवियरल फाइनेंस में आप देखेंगे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ट्रेंड्स को सोचते हैं कि कंटिन्यू करेगा फॉरएवर, एक्शंस यहाँ पर डिले कर देते हैं वोलेटिलिटी के टाइम पर और फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। सो फॉरवर्ड प्रीमियम क्या होता है, एनडीएफ रेट क्या होते हैं, रील, हेजिंग, पोर्टफोलियो वर्सेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखो पोर्टफोलियो आपको समझ में आता है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पूरा पोर्टफोलियो बनाया। तो कैपिटल फ्लो जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे करेंसी वैल्यूज को, ठीक है। सो यहाँ पर अगर वन लाइन रिवीजन समरी लें हम तो वो कैसे बनेगी? एडिटोरियल बोलते हैं कि एक्सपोर्टर्स ने जो फेवरेबल हेजिंग अपॉर्चुनिटीज थी वो तो मिस कर ली हैं जब रुपी वीकेंड हुआ और आरबीआई ने स्टेबलाइज कर दिया करेंसी। इन्फ्लेशन प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो फर्दर डेप्रिसिएशन के लिए वेट करना रिस्की हो जाएगा और एक्सपोर्टर्स को अब फॉरवर्ड प्रीमियम्स एक्टिवली यूज करने चाहिए ताकि अपने फॉरेक्स एक्सपोजर से यहाँ पर बच पाए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट कर लेना। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है, वीडियो कैसा लगा वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम मी यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे आरबीआई डिस्क्रिप्टिव के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको ऑल्टरनेट डे यहाँ पर स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।